Hello everyone. So today I am going to teach you about poetic devices. So first of all, what are poetic devices? So poetic devices are tools that a poet uses to create rhythm in the poem to enhance the poem's meaning or intensify a mood or feeling. These devices help piece the poem together. So पोएटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि एक पोएट अपनी पोम को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करता है, अपनी पोम में फीलिंग डालने के लिए, उसे एनहांस, उसे अच्छा करने के लिए, उसमें रिदम डालने के लिए। जैसे कि आसान अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं तो आपने कभी ड्राइंग करी होगी लाइफ में, राइट? किसी ना किसी ने कभी ना कभी लोअर क्लासेस में ड्राइंग करी होगी। तो आप अपनी ड्राइंग को अच्छा करने के लिए क्या ही करते हो? कलर्स का यूज़ करते हो ना। सेम वे जैसे आप ड्राइंग को अच्छा करने के लिए कलर्स का यूज़ करते हो, वैसे ही एक पोएम को अच्छा बनाने के लिए, उसमें रिदम डालने के लिए, उसमें क्या कहते हैं, फीलिंग डालने के लिए, मीनिंग डालने के लिए पोएट्स पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं ये पोएटिक डिवाइसेस हैं कौन कौन से और हैं क्या। सो आज हम पढ़ेंगे वो पोएटिक डिवाइसेस जो कि डस्ट ऑफ स्नो में यूज़ किए गए हैं। Poetic devices used in the poem Dust of Snow. So, फर्स्ट आता है हमारा बच्चों राइम स्कीम। अब राइम स्कीम समझने से पहले ये जान लेते कि राइम क्या है। राइम वो चीज़ होती है जो कि बेसिकली सिमिलर साउंड्स, जब दो वर्ड्स या दो लाइंस के आखिर में आपको सिमिलर साउंड सुनाई देती है तो हम कहते हैं कि ये दो लाइन है, ये दो वर्ड राइम कर रहे हैं। जैसे रेड बेड, फ्लो लो, डो लो। तो इसके आखिर में जो साउंड है वो सिमिलर है, तो इसलिए ये राइम कर रहे हैं। एक और चीज़, राइम का मतलब सिमिलर स्पेलिंग नहीं होता, जैसे कि रेड और बेग में आखिर में ईडी आता है, ऑलमोस्ट सेम स्पेलिंग है। इसका मतलब सिमिलर साउंड्स होता है, जैसे कि लो है और दो है, दोनों की स्पेलिंग बहुत अलग है। लो की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? LOW, और डो की DOUGH। दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है बट साउंड सिमिलर, राइट? दैट्स वाई हम कहते हैं दीज बोथ आर राइमिंग वर्ड्स। अब राइम स्कीम क्या होती है ये समझते हैं। इट इज द पैटर्न ऑफ द राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोम और सॉन्ग। तो बच्चों जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई पोएम पढ़ते हो तो राइमिंग का ना एक पैटर्न बनता है। जैसे कि कुछ पोम्स में फर्स्ट टू लाइन की एंडिंग सिमिलर साउंड करती है, कईयों में ऑल्टरनेट लाइन की साउंड सिमिलर करती है। तो जो पैटर्न बनता है ना राइमिंग का, तो इसी पैटर्न को हम राइम स्कीम कहते हैं। तो देखते हैं कि हमारी जो पोम थी डस्ट ऑफ नो, इसमें कौन सी राइम स्कीम है। सो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। सो बच्चों ये जो यहाँ पे क्रो है, इसकी एक साउंड है, तो इसे हम ले देते हैं ये ए साउंड बना रहा है। शूक डाउन ऑन मी, अब अगला है मी, राइट? अब क्रो और मी अलग अलग साउंड कर रहे हैं, सो लेट्स गिव इट अनदर वेरिएबल दैट इज बी। ऑलराइट, अब हमारा थर्ड आता है दैट इज द डस्ट ऑफ स्नो। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रो और ये स्नो सिमिलर ना, दे साउंड सिमिलर। सो लेट्स अगेन गिव इट अ वेरिएबल दैट इज ए, and in the another line is from a hemlock tree. Now if we see me and tree sound similar, right? So the same variable continues, that is b. So so we could conclude that the first stanza of the poem has the
rhyme scheme as AB, AB. Alright? So, सिमिलर वे में अब हम सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं. So, have given my heart. अब बच्चों का हम देखें ये heart. Neither it sounds similar with grow nor with me, right? So we'll give it another new variable. Let's say C. A change of mood. Again, the word mood here doesn't sound similar with either crow nor me or nor heart as well, right? So again we have to give it another variable, that is G. Now for the next line, I saved some part. Now this part rhymes with heart, right? So we'll give the variable C here. Perfect day I had ruined. It sounds similar to mood root, right? So it will be D. Now again we could say that the rhyme scheme of the second stanza is CD, CD, and again we would ultimately say that the rhyme scheme of the poem is A B C D C D. आई होप आप लोगों को इतना सब समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स फिक्स इट. So alright kids, now the second poetic device in the poem used is enjambment. Word thoda bhari hai, but it's simple. Alright, so when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark. इसका मतलब ये है कि जब हम पोम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो लाइंस में छोटी छोटी लाइंस में लिखी गई होती है. अब एंजाम्बमेंट ऐसा डिवाइस है जो हमें ये कह रहा है कि जब हम एक ही सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क को यूज करें, जैसे कि कई पोम्स में अगर हमने देखा हो तो क्या कहते हैं, कॉमा लगा हुआ होता है हर लाइन के एंड में, पोम की हर लाइन के एंड में कॉमा फुल स्टॉप ऐसे होता है. बट कई पोम्स में ऐसा नहीं होता है. कई में एक ही सेंटेंस आपका लगातार चलता रहता है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन तक, और उसके बाद एक पंक्चुएशन मार्क आता है. सो जब हम बिना पंक्चुएशन मार्क के एक लाइन को अगली लाइन में कंटिन्यू करते हैं, सो इस पोएटिक डिवाइस को हम एंजाम्बमेंट कहते हैं. सो लेट्स सी, जो हमारी पोम है डस्ट ऑफ स्नो, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है. फिर नेक्स्ट पैरा में अगर हम फिर कंटिन्यू करें तो
यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ। एंड एट लास्ट हमें एक फुल स्टॉप मिल जाता है पूरी पोम के एंड में। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट वी we can conclude that the entire poem Dust of Snow uses a poetic device named enjambment. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं, दैट इज एलिटरेशन। सो व्हाट इज एलिटरेशन? The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. So बच्चों, एलिटरेशन क्या है? राइम स्कीम की तरह हम कह सकते हैं, बट बस इतना फर्क है, जब सेम लेटर या साउंड आपके लगातार आते जाते हैं तो उसे एलिटरेशन कहते हैं। जैसे मिक्की माउस में एम बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज है इस नेम में। द सेम वे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये आपने केजी में पोम पढ़ी होगी। तो इसमें ट्विंकल ट्विंकल में 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम तो सेम साउंड भी आ रही है सेम लाइन में, तो ये भी एलिटरेशन का एक कहते हैं एग्जाम्पल। सो लेट्स सी कि डस्ट ऑफ स्नो में एलिटरेशन कहाँ यूज हुआ है। सो द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. इस पैरा में कहीं पे भी एलिटरेशन का यूज नहीं हुआ है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द सेकंड पैरा, हैज गिवन माय हार्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, हैज और हार्ट, इसमें एच साउंड आपका रिपीट हो रहा है, राइट? हैज गिवन माय हार्ट। तो इस लाइन में आपका एलिटरेशन का यूज किया गया है, बिकॉज आपका एच कॉन्सोनेंट 2 बार रिपीट हो रहा है। नाउ लेट्स सी फर्दर, अ चेंज हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे सेव्ड एंड सम में सेम कॉन्सोनेंट आ रहा है, दैट इज एस। तो वी कुड से कि यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा एलिटरेशन यूज किया गया है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर फोर्थ पोएटिक डिवाइस, दैट इज सिंबॉलिज्म। सो symbolism is the use of symbols to signify ideas by giving them symbolic meaning that is different from their literal meaning. So बच्चों, symbolism होता क्या है? Symbolism एक तरीके से हम किसी चीज को एक अलग मीनिंग दे देते हैं, एक सिंबल बना के उसे अलग मीनिंग देना सिंबॉलिज्म कहलाता है। जैसे कि आई नो थोड़ा टिपिकल है, बट हम अपनी पोम के हिसाब से देखते हैं, पोम के साथ। सो इस पोम में जैसे मैंने आपको समरी में बताया था लास्ट लेक्चर में, तो इसमें सिंबल्स क्रो और हेमलॉक ट्री हैं। ऑल्दो क्रो हमारा बैड ओमेन के लिए, और हेमलॉक ट्री बीइंग अ पॉइजनस ट्री एक नेगेटिव सिंबल को सिग्निफाई करता है। बेसिकली ये दोनों बहुत ही नेगेटिव सिंबल माने जाते हैं। बट हमारी इस पोम में जो हमारे पोएट थे रॉबर्ट फ्रोस्ट, उन्होंने इन दोनों का, क्रो और हेमलॉक ट्री जो कि एक नेगेटिव सिंबल्स हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करा है एक पॉजिटिव चीज को दिखाने के लिए। इन दोनों नेगेटिव सिंबल्स को एक पॉजिटिव आउटलुक दे, एक पॉजिटिव सिंबल बना दिया है। सो लेट्स राइट इट।
All, although crow signifies बैड ओमेन. ओमेन कहते हैं एक तरह से बैड लक को. अगर हम हिंदी में जाएं, आपकी मम्मा आपको या आपकी दादी या फिर जो भी बड़े होंगे कहते हैं ना कि ऐसा करने से शगुन होता है, ये अपशगुन होता है. सो बैड ओमेन का हिंदी में मीनिंग होता है अपशगुन. सो ऑल्दो क्रो सिग्निफाइज बैड ओमेन एंड हेमलॉक ट्री being a poisonous tree itself signifies a negative thing still the poet Robert Frost symbolizes them as a positive thing that saved his day in his home. This way, we all can conclude that this poem uses yet another poetic device named symbolism. So now let's see another poetic device, that is assonance. So assonance or a vowel rhyme is the repetition of vowel sounds across a line of text or poetry. So बच्चों, assonance is for vowel rhyme. हमने इससे पहले alliteration पढ़ा था और अब हम assonance पढ़ेंगे. ये दोनों जो आपके पोएटिक डिवाइस है, हम कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं. इन दोनों में क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. बट इसका सिंपल मीनिंग में अगर आपको बताऊं तो एजोनेंस वोवल के लिए यूज होता है. सेम चीज है, वही होता है कि जब वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है एक लाइन में पोएट्री के, तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं. और जब बात एलिटरेशन की आती है तो वो होता है कॉन्सोनेंट्स के लिए. अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली वोवल्स तो सबको पता ही होता है. सो हम सब जानते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, राइट. तो उन 26 अल्फ़ाबेट्स में से हमने 5 स्पेशल अल्फ़ाबेट्स को अलग रख दिया है और उन्हें वोवल्स कह दिया है. और वो वोवल्स क्या है बच्चों? ए, ई, आई, ओ एंड यू, राइट. अब ये वोवल्स तो हमारे 5 हो गए हैं. अब इन 5 के अलावा जो हमारे 21 लेटर्स बचते हैं, जो हमारे 21 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, उन्हें भी हम लोगों ने एक नाम दिया है और वो नाम है कॉन्सोनेंट्स. सो जब ये 5 स्पेशल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, जब इनकी साउंड्स का रेपिटेशन होता है पोइट्री में, पोइट्री के एक लाइन में, तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं. और जब इन 21 अल्फ़ाबेट इन कॉन्सोनेंट्स का रेपिटेशन होता है एक पोइट्री की लाइन में, तो उसे हम एलिटरेशन कहते हैं. दोनों बहुत सेम है, फर्क बस वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का है. ऑलराइट,
ये बहुत ही माइन्यूट फर्क है, लेकिन इस माइन्यूट से फर्क के चक्कर में ना कई बच्चे अपनी क्या कहते हैं एक एक मार्क्स के क्वेश्चन गलत कराते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमारी पोम में कहाँ यूज हुआ है। सो लेट्स सी द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। सो बच्चों जैसे कि हम देख सकते हैं शूक डाउन ऑन मी। सो इसमें हमारा जो वोवेल ओ है इसकी साउंड सिग्निफिकेंटली पूरी लाइन में दिखाई दे रही है। सो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर लाइन में शूक डाउन ऑन मी में हमारा क्या कहते हैं एज एन यूज किया गया है। सो अब हम आगे देखते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Of a day I had rued. So इसमें भी ए साउंड हमारा लास्ट लाइन में भी ए साउंड बहुत ही प्रोमिनेंटली पूरी लाइन में है। सो वी कुड से कि इसमें भी हमारा एज एन इज यूज किया गया है। So now let's see our next poetic device and that is metaphor. So I could say कि कई बच्चों को metaphors already पता होंगे कि क्या होते हैं। I could समझ सकते क्योंकि ये हमने 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, बट अब बार हम फिर से देखते हैं। So a metaphor is a literary or a poetic device that makes a comparison between two non-similar things. As a literary or poetic device, metaphor creates implicit comparisons without the use of like or as. So बच्चों metaphor basically होता है कि हम दो चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर करना होता है। हम like या as का यूज़ नहीं करते, जैसे हम करते थे ना as busy as a bee, right? So metaphor में ऐसा नहीं होता, हम डायरेक्ट कह देते हैं he is a busy bee. तो यहाँ पे metaphor हमने उस पर्टिकुलर इंसान को मधुमक्खी बता दिया है कि बेटा तू इतना बिजी रहता है ना, तू तो मधुमक्खी है। हमने यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं किया है, हमने एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं ह्यूमन को डायरेक्टली कह दिया कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो हो ही। तो वहाँ पे मेटाफर है। अब एक चीज अगर हम नोटिस करें यहाँ पे तो यहाँ लिखा है लिटरेरी और पोएटिक डिवाइस, राइट? दो जगह है ये लिटरेरी और पोएटिक डिवाइस। सो अब हम देखते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है। लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस ज़्यादा अंतर नहीं है, बस नाम का है। पोएटिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो पोम्स को अच्छा करने के लिए यूज होते हैं, जो पोम्स में यूज होते हैं। लिटरेरी डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो लिटरेचर को अच्छा करने के लिए यूज करे जाते हैं। अब लिटरेचर में क्या क्या आ सकता है बच्चों? हमारे प्रोज आते हैं, जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं इंग्लिश में, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, नॉवेल्स हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, कुछ भी हो, वो सब हमारा लिटरेचर में आता है। और उन सब में जो यूज़ किया जाता है उन्हें हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। अब मेटाफर का इस्तेमाल हमने पहले भी देखा है। अब जिन जिन बच्चों ने क्या कहते हैं मेरा फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा अच्छे से, तो उन्हें पता होगा कि अ लेटर टू गॉड में भी एक जगह मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। अब वो कहाँ करा गया है ये देखें। सो अब ये जानते हैं कि मेटाफर का इस्तेमाल हमारे अ लेटर टू गॉड में कहाँ करा गया है। सो बच्चों अगर आपको याद होगा एक लाइन थी कि लेंचो was an ox of a man, right? आई होप ये सबको याद होगा। ये लाइन हमारी थी हमारे प्रोज में, अ लेटर टू गॉड में, कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसमें हमने लेंचो को डायरेक्ट ऑक्स बता दिया है बिकॉज वो बहुत ही मेहनती था। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी कि मेटाफर का इस्तेमाल हम पोम में भी कर सकते हैं और मेटाफर का इस्तेमाल हमने एक स्टोरी में भी करा है। इसीलिए यहाँ पे हमने मेटाफर को लिटरेरी एज वेल एज पोएटिक डिवाइस कहा है। ऑलराइट, सो हम ये देखते हैं कि मेटाफर का इस्तेमाल हमारी पोम में कहाँ यूज हुआ है। सो बच्चों
डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो फ्लेक्स नहीं कहा गया है यहाँ पे, स्नो के फाइन पार्टिकल्स नहीं कहा गया है यहाँ पे डायरेक्ट स्नो को धूल से कंपेयर कर दिया गया है कि स्नो के इतने छोटे पार्टिकल्स थे, स्नो की फ्लेक्स इतनी छोटी थी कि वो धूल की जैसी थी। सो मेटाफर का इस्तेमाल हमने डायरेक्ट हमारे पोम के टाइटल में देख लिया है, डस्ट ऑफ स्नो, हमने डायरेक्टली स्नो को डस्ट से कंपेयर कर दिया है, द डस्ट ऑफ स्नो। सो बच्चों, आई होप आपको ये 6 पोएटिक डिवाइसेस समझ आ गए होंगे जो कि हमारे डस्ट ऑफ स्नो में यूज करे गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया लेसन पढ़ाऊंगी। सो तब तक के लिए गुड बाय।